हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, रोज़ की तरीके से शाम 7 बजे हम आ चुके हैं आप सभी लोगों के समक्ष लाइव। और आप सभी लोगों को रोज़ शाम को 7 बजे क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी लोगों को मैंने पिछली क्लास में 2022 का सेट नंबर 4 जिसका कोड था FI, तो इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे खंडों को हल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने सॉल्व करा दिए थे क्वेश्चनों को। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए भाई, क्लास को अंत तक देखा करें। क्लास को अंत तक देखोगे तो आपको प्रत्येक बात समझ में आएगी। अनसॉल्व्ड पेपर हल करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक जब आप अनसॉल्व्ड पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लिया है। ठीक है, क्योंकि एक मॉडल प्रश्न पत्र में सारे चैप्टरों से संबंधित जो है क्वेश्चन रखे होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्लास को अंत तक देखा करें भाई, है ना। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासें प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चौथे का पार्ट इसमें दिया गया कि ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। z इक्वल टू दिया गया 3x प्लस का 4y और एक आसमिका दी गई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोला गया है कि का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आपको इस z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान निकालना है, जबकि ब्यौरे आपको दिए गए हैं। तो वो रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर का ये क्वेश्चन है और रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को आप सॉल्व करना जानते हो। क्या करते हैं, पहले जो आसमिका होती है उसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए जो आपका लेस देन ग्रेटर देन होता है उसके स्थान पर 0 बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और ये आपका हो गया 4। अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, बिंदु ज्ञात करते हैं। तभी तो हम जब दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे एक रेखा के, तो रेखा खींच सकते हैं ग्राफ में एक्स वाई। देखिए, जब x का मान यहाँ पर हम 0 रखेंगे, x का मान इस समीकरण में, तो y बराबर हमें 4 मिलेगा, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 4 मिलेगा। इस प्रकार इस रेखा के इस समीकरण के हमको दो बिंदु मिलते हैं, एक 0,4 x फिर y, फिर दूसरा 4,0, और दो बिंदुओं से हम क्या करते हैं, ग्राफ में एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ ये मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, सभी को पता है। मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका 4 है। तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या बनाएंगे, मतलब संख्याएं जो प्रदर्शित करेंगे वो जो है दूर दूर एक नंबर पर 1, 2, 3, 4, बाकी देखो जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम 4 तक खींचते हैं, 3, 4। ठीक है ना। अब देखिए ये 1, 2, 3, 4, ये x अक्ष की धन दिशा होती है, 1, 2, 3, 4, ये y अक्ष की धन दिशा होती है। अब पहला बिंदु 0,4, मतलब x अक्ष पर कुछ नहीं चलना, y अक्ष पर 4 चलना है, तो 0,4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरा बिंदु है 4,0, x अक्ष पर 4 चलना है और y अक्ष पर कुछ नहीं चलना है, यानी 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा। पटरी रख करके इस बिंदु को क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं ऐसे। तो जो ये हमने रेखा खींची है वो किस का समीकरण है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसका समीकरण, इसको मैंने लिख दिया इसी के ऊपर। अब बात करते हैं इसके द्वारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो होगा, वो अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। इस रेखा के अंदर में मूल बिंदु पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ज्ञात करने के लिए हम जो आपको आसमिका दी गई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसमें x का मान 0 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं, तो हमें कंडीशन मिलती है 0 लेस देन इक्वल टू 4। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 0 है वो बताया जा रहा है, इस जो कंडीशन निकली इसमें यह बताया जा रहा है कि 4 का मान 0 से बड़ा है। अब आप ये देखिए कंडीशन सत्य है कि असत्य है, तो कंडीशन सत्य है। हाँ भाई, 4 का मान जो है वो 0 से बड़ा है, कंडीशन सत्य है। इसका मतलब जो ये मूल बिंदु है वो इस आसमिका के क्षेत्र में ही पड़ेगा। इसका मतलब इसके द्वारा जो घिरे भाग का क्षेत्रफल होगा वो ऐसे होगा। देखिए, दूसरी कोई आसमिका दी नहीं गई है, तो हम इसी आसमिका द्वारा घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। कोनी बिंदु ज्ञात करेंगे, उन्हीं कोनी बिंदुओं पर z का मान निकालेंगे हम। 2 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर ये इतना अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप देख सकते हो इस रेखा के द्वारा। अब जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसके लिए कोनी बिंदु आपका 0,4 है, दूसरा 4,0 और तीसरा 0,0 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, z का अधिकतम मान प्राप्त करेंगे इन कोनी बिंदुओं पर। तो इसके लिए यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं।
ठीक, इसमें लिखते हैं कोणीय बिंदु। देखिए 2 नंबर का सवाल है, ठीक, और यहाँ पर z इक्वल टू कितना दिया गया है 3x + 4y। हम इसका मान निकालेंगे किन बिंदुओं पर भाई, कोणीय बिंदुओं पर। तो छायांकित भाग जो है इसके कोणीय बिंदु पहला है 0,4, तो 0,4 पर z का मान निकालेंगे तो x का मान 0 रखेंगे, y के मान 4 4 चौक 16 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा 4,0 मतलब x के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 3 12, y के स्थान पर 0 तो 12 मिलेगा। और तीसरा कोणीय बिंदु हमारा 0,0 यानी ओरिजिन पॉइंट है आपका, तो 0x के स्थान पर y के स्थान पर 0 तो z का मान 0 मिलेगा। क्योंकि बोला गया था कि z का अधिकतम मान निकालिए, तो कोणीय बिंदु 0,4 के लिए z का अधिकतम मान आपका 16 आ रहा है। सबसे मैक्सिमम मान कितना है भाई 16, तो किस कोणीय बिंदु के लिए 0,4। तो यही आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि हर बार आपके मॉडल प्रश्न पत्र में एक रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करने के लिए आता है। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चन। अभी कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया है कि तुल्यता संबंध पर आधारित 2 4 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका सतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोई संबंध जब सतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तभी वह संबंध जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, z क्या है पूर्णांकों का समुच्चय है, और इसमें एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन दिया गया है r इक्वल टू पूर्णांक a, b दिए गए हैं समुच्चय में, सच दैट फिर 2 दिया गया है, ठीक है, वो a - b जो है को विभाजित करती है। जो 2 है ये a - b को क्या करती है भाई, विभाजित करती है, ठीक। अब 2 नंबर में सवाल पूछा गया, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। किसी संबंध को तुल्यता दिखाने के लिए सबसे पहले उसे हमें स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना होता है, फिर सममित, फिर संक्रामक, उसके बाद ही वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या डालेंगे भाई, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में आप जानते हो कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होता है। आप रिलेशन में देख रहे हो कि a b से इस प्रकार संबंधित है कि a - b को जो है 2 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि a जो है वो बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, मतलब प्रत्येक जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित है। a से संबंधित, a b से संबंधित था तो a - b को 2 विभाजित करती थी। अब a से संबंधित है, मतलब a स्वयं से संबंधित है, तो हमारी एक नई कंडीशन आएगी निकल के यहाँ पर, a - a जो है वो a को क्या भाई 2 विभाजित करता है। ये कंडीशन निकल के आएगी कि नहीं बताइए। b के स्थान पर b हो गया तो आया 0 a - a को 2 विभाजित, 0 को 2 विभाजित करता है, ये कंडीशन निकल के आई भाई। तो आप ये देखिए कि जब मैंने इसको माना तो जो कंडीशन निकल के ये सत्य निकल के, क्या सत्य है भाई, सत्य है। 0 को 2 विभाजित करता है जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अगर ये कंडीशन सत्य है तो यहाँ पर आप कहोगे कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा भाई, स्वतुल्य होगा। क्या है, स्वतुल्य है। अब बात आती है नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध, अच्छा सममित संबंध की परिभाषा भी आप सभी लोगों ने पढ़ी है। सममित संबंध में क्या होता है कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो a, b है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो b, a भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो जब a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो a - b, ठीक, 2 जो है a - b को विभाजित करता है। ये कंडीशन आपको दी गई, विभाजित करता है। क्या हम ऐसी कंडीशन बना सकते हैं कि b, a दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाए? कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 लिखा, कामा लगाए, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो ये b - a हो गया। और बाकी वही चीज लिखना है, 2 b, देखो ये a - b था, अब मैंने दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, तब भी 2 b - a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो b, a है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना।
जब एक a माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा तो a का बी बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो जब b माइनस ए को 2 विभाजित कर रहा है तो क्या b का ए दिए गए रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा। अतः जो संबंध r होगा वो क्या होगा भाई? सममित संबंध है। कोई भी आप पूर्णांक रख के देख लीजिए ना, सममित संबंध है। इसी तरीके से हम तीसरी कंडीशन प्रूव करते हैं, कौन सी भाई? संक्रामक। संक्रामक। अब संक्रामक संबंध की भी परिभाषा आप सभी लोग जानते हो कि a कामा b अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और b कामा c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो a कामा c बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो हम मान लेते हैं, पहले जो परिभाषा होती माना a कामा b बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो आप देख सकते हो कि कंडीशन निकल के आई कि 2 जो है a माइनस बी को विभाजित करता है। यह तो कंडीशन दी गई है, ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये तो दी गई है कि a कामा b दिए गए रिलेशन में है तो a माइनस बी 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, ये कंडीशन दी गई। ठीक, तथा ये बताया गया कि अगर b कामा c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो a कामा b अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, तो b कामा c अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो जो 2 होगा वो b माइनस c को भी विभाजित करेगा। विभाजित करता है कि नहीं बताइए? करेगा, बिल्कुल करेगा। इसको अगर समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, क्या इन दोनों समीकरणों को जोड़कर हम ऐसी कंडीशन ला सकते हैं कि a माइनस सी बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में? a माइनस सी कब दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा? जब इन दोनों का जोड़ आना चाहिए a माइनस सी। तो चलिए समीकरण 1 प्लस 2 कर लेते हैं, 1 प्लस 2। तो देखिए भाई आपको 2 इनको जोड़ेंगे, a माइनस बी, देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जोड़ेंगे, बाकी वही लिख लेंगे जो लिखा 2 को विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a, उसके बाद देखिए माइनस सी बचा, 2a माइनस सी को विभाजित करता है। अब कंडीशन निकल के दोनों को जोड़ने पर कंडीशन निकल के है कि a माइनस सी को 2 विभाजित करता है। अगर ऐसी कंडीशन निकल के आई तो इसका मतलब ये है, क्या मतलब है कि a कामा c दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये है कि r जो है, इसका मतलब r जो है वो क्या हो जाएगा? r जो हो जाएगा वो संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। अब आपको एक लाइन लिखना है, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, और जब कोई दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो वह संबंध कैसा संबंध हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, यानी तुल्यता संबंध हो जाता है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्या भाई? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, जिसको देखिए तरीका पता है, ठीक, परिभाषा पता है स्वतुल्य की, सममित की, संक्रामक की, वो इन क्वेश्चनों को प्रूव कर लेगा बहुत आसान तरीके से। आपको लैंग्वेज के रूप में से प्रूव करना रहता है। आप चाहो तो जेड का मान रख सकते हो कोई दम पूर्णांक, तब कंडीशन यही निकल के आएगी। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है, लेकिन चूंकि इसमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना था तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तो भाई सिद्ध करना पड़ेगा ना, तभी तो हम किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे हम, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि शीर्ष 2 -6, 4 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। दरअसल देखिए इस सेट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा कि किस सेट में मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था। ये मैं एक बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक बार अगेन। एक बार सेट में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न आया है, मुझे याद नहीं कौन सा सेट, अभी ढूंढना पड़ेगा। आपने पढ़ा है सारणिकों के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे कैसे निकालते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे निकालते हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक बनाते हो। बिंदु दिया 2 -6 2 -6, तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिखते हो। दूसरा बिंदु दिया गया 5 4 5 यहाँ लिखते हो, 4 यहाँ लिखते हो। तीसरा बिंदु दिया गया k 4 k यहाँ लिखते हो, 4 यहाँ। इस तरीके से सारणिक बना लेते हो। अब दिया गया कि वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो यहाँ पर लिख दोगे 35, वो भी प्लस माइनस चिन्ह के साथ, बराबर 1/2। ये आपका 2 5 k -6 4 1। चलिए इसमें थोड़ा सा
कोई संक्रिया लगा लेते हैं ना। देखिए भाई 1/2 यहाँ पर संक्रिया का लगा लेते हैं, इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे, 2 0 बना देंगे, प्रसार कर देंगे, बस यही प्रोसेस ही होता है। तो R1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे हम R1 माइनस R2 व R2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे R2 माइनस R3। 2 0 बना दीजिए, प्रसार हो जाएगा। 2 से 5 को घटाओगे तो ये आपका -3 बचेगा। -6 से -4 घटाओगे -10 हो जाएगा। 1 से 1 को घटाओगे 0 बच जाएगा। 5 से k को घटाओगे 5 माइनस k हो जाएगा। 4 से 4 को घटाओगे 0 हो जाएगा। 1 से 1 को घटाओगे 0 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी रो में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस 2 को उधर ले जाएंगे, 35 दूना +-70 बराबर, यहाँ पर सिंपल हो गया, प्रसार कर देंगे भाई, ठीक है। R3 के सापेक्ष या C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार करना आप सभी लोग जानते हो। देखिए ये प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस हुआ तो प्लस माइनस प्लस, 1 ले लेंगे हम, ठीक। और 1 हमारा इस कॉलम इस रो में पड़ रहा, छोड़ देंगे, बचेगा हमारा -3 -10 5 माइनस k और 0, प्रसार करेंगे। देखिए भाई 0 का गुणा 3 से हुआ 0 हुआ, माइनस 10 का गुणा आप इससे करोगे तो ये प्लस का 10 5 माइनस k हो जाएगा। तो इस तरीके से 70 +-70 बराबर आ गया 10 × 50 और माइनस का 10k, ठीक है। 50 को इधर लाएंगे तो देखिए जब 50 को इधर लाएंगे, जब हम लिखेंगे पहले लेंगे प्लस लेने पर, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 50 इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 70 - 50 बराबर माइनस का 10k। ये आपका 20 बचा, 20 बराबर माइनस का 10k, 10 दूनी 20 यानी k बराबर आपका -2 आएगा। 1 k का मान ये आ गया। ऋण चिन्ह लेने पर, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह था ना, अब जब ऋण चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का 70 होगा, और ये 50 उधर जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, बराबर माइनस का 10k। -70 - 50 माइनस का 120 बराबर माइनस का 10k। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 10 ये आपका 12 आ जाएगा, यानी k बराबर आपका आ जाएगा 12। k के 2 मान आए, एक k बराबर -2, एक k बराबर भाई 12, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2-3 बार मैं लगवा रहा हूँ, तीसरी बार लगवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप टेक कर लीजिए और बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए आगे के क्वेश्चन की ओर, है ना। समय को लॉस हमें नहीं करना है, समय बहुत ही मूल्यवान है और आगे बढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। इस पर एसरेट में कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सदिश दिया गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और एक सदिश दिया गया है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। वेक्टर a का मान अलग दिया गया है, कितना दिया गया है लिख लेते हैं, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दिया गया है आपको। और वेक्टर b का मान दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। देखिए यहाँ पर आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो आप पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान आसानी के साथ निकाल सकते हो। i जुड़ेगा 2i कैप हो जाएगा, j ये आपका हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा, 3k और k ये मिलकर हो जाएगा 4k कैप। इसी प्रकार वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान निकालोगे तो देखिए i से i जाएगा 0i कैप हो जाएगा, j से 2j घटाएंगे माइनस का j कैप हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे k से 3k घटाएंगे तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक। अब आपको हम बता दें फार्मूला क्या होता है, अगर वेक्टर a, ठीक, वेक्टर a और व वेक्टर b, ठीक, में से प्रत्येक के लंबवत प्रत्येक के लंबवत हमको क्या निकालना, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश को भैया मैंने आपको सूत्र बताया था कि मात्रक सदिश n = होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपान में माड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। चूंकि यहाँ पर आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है, तो सूत्र बन जाएगा यहाँ पर n = वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b अपान में माड वेक्टर a प्लस b
है ना, और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बस फर्क इतना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को यहाँ पर वेक्टर ए मान के चलिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को आप बी मान के चलिए और सूत्र को लगा दीजिए। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करना सभी लोग जानते हो, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर जब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना सभी लोग जानते हो भाई, आई जे के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई का गुणांक 2 दिया गया है, जे का गुणांक 3 दिया गया है, के का गुणांक 4, आई का गुणांक 0, -1 और -2। गुणांक रखना सभी लोग जानते हो भाई, तो यहाँ पर हम गुणांक रख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आई कैप लगाएंगे प्लस चिन्ह के साथ, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 3 दूनी माइनस का 6 माइनस 4 एकम 4 -4, ये +4 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप लगाएंगे, ये एक दूसरा वाला कॉलम छूटेगा, रो छूट जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस का 4 और 0 4 का गुणा 0 प्लस के कैप हो जाएगा। ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 2 एकम भाई -2 माइनस 3 शून्य 0 हो जाएगा। इस तरीके से -6 + 4 माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा, -4 माइनस जे प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा और माइनस का आपका 2 के कैप हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। अब इनका हम परिमाण निकाल लेंगे, माड निकाल लेंगे, माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 4 24 हो जाएगा अंडर रूट 24। 4 6 24 लिख सकते हो आप जैसे भी चाहो, ठीक। तो अब आपका तब जो मात्रक सदिश हो जाएगा n = देखिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप और अपान में इन दोनों का मॉड लिखते हैं, तो मॉड हो जाएगा अंडर रूट 24। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अभी तक देखिए मैं आप लोगों को ये 5वां सेट अनसॉल्व पेपर का सॉल्व करा रहा हूँ और ये कम से कम तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अब आगे ही अगर पड़ेगा तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, रिपीट कई सारे क्वेश्चन हुए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत हो। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। पूरा सेट सॉल्व कराएंगे, 2022 के 7 सेट आपको सॉल्व करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 1% की टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स का भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक। बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए, बोर्ड एग्जाम के पहले फुल तैयारी करा देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट दिया गया है। ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सिद्ध करने वाला, और ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। अभी तक 2 नंबर वाले थे, अब 5 नंबर वाले हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11 बराबर आपको सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 84/85। हालांकि इस सवाल को सिद्ध करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी तरीका बताने जा रहा हूँ उससे सवाल बहुत ही आसान हो जाने वाला है। आप सभी लोगों ने एक देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यही दिया गया है, देख लीजिएगा भाई कोई चीज़ गलती ना होने पाए। सूत्र आप सभी लोग जानते हो कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y = आपका होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x √1 - y² माइनस y √1 - x²। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र को यूज कर देंगे, x के स्थान पर 3/5 और y के स्थान पर 8/11 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पर 3/5 √1 - y², y का मान 8/11 स्क्वायर करेंगे 64/121 आएगा, माइनस y यानी 8/11 √1 - x², 3/5 का स्क्वायर यानी 9/25, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 √121 से 64 को हम घटाएंगे, तो 121 से 64 को आप घटाओगे कितना बचेगा भाई, गलती हुई क्या, थोड़ी सी गलती हुई,
यहाँ पर 11 नहीं भैया, इस प्रश्न में गलत छपा हुआ है, 17 है, इसको हम सही कराना भूल गए। 17 है, यहाँ पर 11 करोगे तो फिर बनेगा नहीं सवाल, ठीक है। जो सिद्ध करना वो नहीं सिद्ध होगा, यहाँ पर सवाल में गलती है, 17 लिख लीजिएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289। 289 से 64 घटाओगे 225 हो जाएगा, बटे में 289 हो जाएगा, बटे में 8 बटे यहाँ पर 17 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 8 बटे 17 है। फिर यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, अंडर रूट 25 से कम 25 से 9 हो जाएगा, 16 बचेगा, 16 बटे 25। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3 बटे 5 और गुणे में 225 का वर्ग अंडर रूट 15, 289 का 17 माइनस 8 बटे 17, 16 का अंडर रूट 4 और 25 का 5। इस तरीके से आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स, कितना मिल जाएगा देखिए, हर दोनों का सेम है, 17 गुणे 5 यानी 17 पचे 85 और 15 तिया 45 और माइनस 8 चौक 32। इस तरीके से आप देख पाओगे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 45 से आपका 32 जाएगा तो 5 और 8 5 13 बच जाएगा, 13 और बटे में 17 पचे 85 बच जाएगा। आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर 13 बटे 85 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमें कॉस इनवर्स के पदों में प्रूव करना है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है और 85 का स्क्वायर 7225 होता है। कितना होता है भाई, 7225। क्लियर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 7285 नहीं मतलब 25 माइनस का 169 और पूरे के बटे में 7225। ये आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 7225 से आप 169 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 7056 और बटे में 7225। हल कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स 7056 का अंडर रूट जो निकल के आएगा वो आपका 84 निकल के आएगा और 7225 अभी मैंने बताया 85 का अंडर रूट होता है। इस तरीके से आपको राइट हैंड साइड में जो भी प्रूफ करना था वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी। बाकी तरीके बहुत सारे हैं, जिस तरीके से आप प्रूफ कर पाओ उसको प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी अब ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है भाई, समय तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल शारीरिक का आया हुआ है। क्या शारीरिक में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने देखा कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 1 1 और ये 1 1 प्लस ए, सॉरी 1 प्लस यहाँ पर कितना भाई बी, फिर 1 1 1 1 प्लस सी, इसको प्रूव करना है। और पिछली बार भी मैंने इसको प्रूव कराया, ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। सवाल पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। शारीरिक का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया है, ठीक, कहा जाए तो 2 ही नंबर का है। थोड़ा सा देखिए, शारीरिक के सवालों को सिद्ध करने के लिए मैंने कई बार बताया आपको, जो सिद्ध करना है जैसे ABC लेना है तो R1 R2 R3 से ले लीजिए, R1 से A उभयनिष्ठ, R2 से B उभयनिष्ठ, R3 से C क्या लेने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ABC। और शारीरिक के अंदर यहाँ से A उभयनिष्ठ लोगे तो 1 अपान ए हो जाएगा, A से A उभयनिष्ठ लोगे तो 1 बचेगा, 1 अपान 1 प्लस ए बचेगा, 1 अपान ए। यहाँ पर A कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 अपान ए हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 अपान ए हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ B इसमें से B लिया है और ये 1 प्लस 1 अपान बी बच जाएगा। 1 अपान बी कॉमन नहीं मिलता है तो बटे में चला जाता है। नीचे वाली तीसरी वाली रो से मैंने C कॉमन लिया तो 1 अपान सी, 1 अपान सी 1 प्लस 1 अपान सी बच जाएगा। अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें लाना है 1 प्लस 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी। तो इस स्टेप को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर R1 R2 R3, R1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो देखिए ABC हो जाएगा। जब आप R1 में R1 R2 R3 जोड़ोगे तो आपको एक ही स्टेप मिलेगा, 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, यही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक।
और R1 में यही चीज़ हो जाएगी। तो R1 से हम डायरेक्ट कॉमन भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा और बाकी 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। ये स्टेप दरअसल मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, बाकी आप लोगों को हल करना हल कर लेना। इसमें मैंने क्या किया, तीनों रो को मैंने जोड़ करके R1 यानी पहले रो की वैल्यू प्राप्त की, तो हमें मिला 1 + 1/a 1/b 1/c इस तरीके से मिला। और R1 से मैंने डायरेक्ट ये चीज़ कॉमन निकाल ली, तो ये चीज़ आपका सरणी के अंदर बचेगा। अब इस सरणी को हल करने पर आपको एक मान प्राप्त होगा। मैंने कई बार इसको हल कराया है, मैं तीसरी बार मैं देख रहा हूँ सेट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के सेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। अब मन कर रहा है कि मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं उनको मैं आपको बता देता हूं, सेट बता देता हूं। भैया आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी है, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को कराने से कोई मतलब नहीं। मैंने इसको भी करा दिया है। अब होमवर्क ये है कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इससे इसको घटा दीजिएगा, एक जीरो बनाइएगा, इससे इसको घटा दीजिएगा, एक जीरो बना लीजिएगा, प्रसार कर दीजिएगा, एक आएगा मान, और एक का गुणा जब इससे करोगे तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, बस प्रूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फलन x की पावर x का निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। दरअसल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं हम। ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, अब इनको भाई नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अभी बता दे रहे हैं कहाँ मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने एक बार पढ़ाया है, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कीजिए, है ना। बार बार रिपीटेड प्रश्न देखिए। आपको x की पावर x का क्या निकालना है, निम्निष्ठ मान निकालना है। तो जो भी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान निकालना होता है, सबसे पहले उसको हम y के बराबर मानते हैं, y = x की पावर x, ठीक है। फिर उसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर अवकलन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फलन की पावर फलन यानी लॉग लेना पड़ेगा, तो हम लिख लेंगे लॉग लेने पर। क्या लेने पर भाई, लॉग लेने पर। ये आपका हो जाएगा log y = लॉग लेंगे तो x log x हो जाएगा। एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx = कितना हो जाएगा, x log x का कितना हो जाएगा भाई 1/x, और उसके बाद log x यानी सेकंड फलन छूटेगा और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रथम कोटि का अवकलन यानी एक बार अवकलन जो आ जाएगा वो y x कैंसिल हो, 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा log x। y का भाई मान रख देंगे, y बराबर कितना मैंने माना है x की पावर x, 1 प्लस कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। एक बार मैंने अवकलन कर लिया, पुनः इसका हम अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, डरना बिल्कुल नहीं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y dx²। इसमें फर्स्ट फलन हमारा छूटेगा, सेकंड फलन का अवकलन करेंगे 1 का 0 log x का 1/x, फिर 1 प्लस log x हमारा यानी सेकंड फलन पूरा छूटेगा। x की पावर x का अवकलन अभी आपने देखा, x की पावर x 1 प्लस log x होता है, अभी आपने किया x की पावर x का अवकलन, तो x की पावर x 1 प्लस log x है। तो फर्स्ट छूटा, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड छूटा, इसका पुनः अवकलन किया तो फिर यही चीज़ हो गया। तो इस तरीके से d2y dx² मिल गया 1/x इंटू में x की पावर x प्लस ये हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। देखिए 2 बार गुणा करने पर आप दोनों में चाहो तो x की पावर x कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 मानेंगे। बाकी वही रूल उच्चिष्ट निम्निष्ठ का मैंने कई बार बताया है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम बार जो अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, आपको निम्निष्ठ मान निकालना है, मान के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए जो एक बार अवकलन किए हैं यानी dy/dx ज्ञात किए हैं, इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो dy/dx का मान है x की पावर x 1 प्लस log x, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो 1 प्लस log x बराबर 0 हो जाएगा, यानी log x बराबर -1 आ जाएगा। log x बराबर -1 को log e लिख सकते हैं, ये माइनस ऊपर जाएगा तो log x बराबर log e की पावर -1। अच्छा ये माइनस ऊपर चला जाता है लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से, और e की पावर -1 का मतलब log 1/e,
लॉग से लॉग हट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/e। x बराबर 1/e कहाँ रखते हैं हम? समीकरण 2 में रखते हैं। और अगर हमें मान जो है ऋणात्मक प्राप्त होता है d2y/dx² का, तो हम कहते हैं कि इस मान पर यानी x बराबर 1/e के लिए फलन उच्चिष्ट है। अगर x बराबर 1/e इस समीकरण 2 में रखने पर हमें धनात्मक प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि x बराबर 1/e के लिए फलन का मान क्या है भाई? निम्नलिखित है। तो चलिए लिखेंगे x बराबर 1/e समीकरण 2 में रखने पर आप डायरेक्ट देखिए धनात्मक मिल रहा है कि ऋणात्मक, आपको इसी से मतलब बस। तो यहाँ पर आप देखिए d2y/dx² का मान कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पर रखोगे 1/e, 1/e की पावर 1/e, फिर यहाँ पर भी 1/e रखोगे x के स्थान पर। ये सारा कुछ धनात्मक ही मिलेगा, इसमें कुछ घटे वटे गए नहीं। तो संख्या जो भी आपको मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, दुनियादारी से हमको नहीं मतलब है, धनात्मक नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1/e के लिए जो फलन का मान है वो क्या भाई? निम्नलिखित है। ठीक है, यानी x बराबर 1/e पर फलन क्या है? निम्नलिखित है। ठीक, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/e पर क्या भाई? फलन निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। तभी तो धनात्मक आ रहा है, अगर ऋणात्मक आता तो उच्चिष्ट होता। अब हमें निम्नलिखित मान निकालना है तो लिखेंगे निम्नलिखित मान। तो निम्नलिखित मान के लिए हम क्या करेंगे? जिस पर निम्नलिखित है x बराबर 1/e पर है तो x बराबर 1/e समीकरण 1 में रख देंगे। तो y इक्वल टू x के स्थान पर रखेंगे 1/e और उसके पावर भी x है तो x के स्थान पर रखेंगे 1/e। तो यही भैया आपका निम्नलिखित मान हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1/e के लिए फलन निम्नलिखित था, हमने इसी मान को उठा के यहाँ पर रख दिया तो हमें निम्नलिखित मान मिल गया। यही निम्नलिखित मान है। अगर x बराबर 1/e के लिए यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू होती है तो इसके लिए उच्चिष्ट हो जाता, और उच्चिष्ट मान अगर इसमें वैल्यू रख देते तो उच्चिष्ट मान मिल जाता हमें। समझ रहे हो ना पूरी बात? ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है आपका, ये अभी पूछा गया है। मैं आपको सेट करा रहा था 2022 का सेट नंबर 2, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 6 के मैंने 5 पार्ट कराए थे, इसी में से आपके एक क्वेश्चन पूरा आया हुआ है आपका। समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सभी लोग लगा लीजिएगा, मैंने बताया है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा ये कौन सा है, 2022 का सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 जो मैंने आपको सॉल्व कराया, प्ले लिस्ट में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा पार्ट है। ठीक, यहाँ पर भी अंगे पार्ट है, सेम क्वेश्चन, तो इसको लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद ही अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। 5 नंबर वाला एक प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं इसी वक्त। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि, देखिए मस्त क्वेश्चन है एकदम भाई, यदि y इक्वल टू दिया गया है 3 cos ब्रैकेट के अंदर log x और प्लस 4 sin log x, ठीक है ना। और बोला जा रहा है अगर ये दिया गया तो दिखाना क्या है कि x² d2y में dx² प्लस का x dy/dx और प्लस का y इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको दिखाना है। अगर ये चीज़ दिखाना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी हम दिखा सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी अवकलन करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण मान लेंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी 3 cos, देखिए अवकलन करेंगे 3 अचर पद बाहर हो जाएगा। cos x का अवकलन कितना होता है भाई? माइनस का sin x, तो माइनस का sin x के स्थान पर भैया log x है, जो x के स्थान पर उसका अगेन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x। क्लियर? फिर ये आपका हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा। sin x का अवकलन होता है भाई cos x, x के स्थान पर आपका log x है तो log x का अगेन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इस तरीके से हमें dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 3 sin, और ये आपका हो जाएगा log x अपान में x प्लस 4 cos log x और अपान में x, दोनों के अपान में x है तो x कॉमन भी मिल सकता है आप चाहो तो, और x को इधर उठा लोगे तो ये हो जाएगा x dy/dx इक्वल टू माइनस का 3 sin log x
प्लस का 4 cos log x, ठीक है ना। चलिए अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा फर्स्ट फलन यानी x छूटेगा और d बाई डी एक्स का अवकलन हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स यानी सेकेंड छूटेगा और x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 है ना, और ये हो जाएगा साइन x का अवकलन कितना होता है भाई cos x के स्थान पर log x है और log x का अगेन करेंगे तो 1 अपान x हो जाएगा प्लस 4 cos log x का करेंगे तो आपका 4 अचर पद बाहर हो जाएगा, cos x का होता है sin x तो माइनस का साइन मैंने लग दिया और x के स्थान पर log x का अगेन करेंगे 1 अपान x हो जाएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देखिए हो जाएगा x, ठीक है, और d2y अपान में dx स्क्वायर और प्लस का dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और दोनों में माइनस 1/x कॉमन मिल जाएगा, ये बच जाएगा cos log x और प्लस का 4 sin log x, ये आपका बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। आप ध्यान से देखिए इस x का यहाँ पर देखिए बटे में इधर जाएगा गुणे में जाएगा तो x का गुणा कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में d2y अपान में dx स्क्वायर है, आपका देख सकते हो x का गुणा d बाई डी एक्स से हो जाएगा तो हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए cos log x प्लस का 4 sin log x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 भी था, अब यहाँ पर 3 cos log x प्लस 4 sin log x को आप देख सकते हो y लिख सकते हो समीकरण 1 से, तो जब y लिखोगे तो यहाँ पर 1 अपान x को इधर ले गए माइनस को तो ले नहीं गए तो माइनस का y हो जाएगा, y को इधर ले आओ x स्क्वायर d2y अपान में dx स्क्वायर प्लस का x dy बाई डी एक्स और इस y को इधर लाओगे प्लस का y इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको जो भी इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। तो आज की क्लास में मैंने खंड जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है, 5 नंबर वाले प्रश्नों को। नेक्स्ट क्लास में देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आपके सभी को पता है, तो थोड़ा समय भी लगता है, ठीक है ना। तो बोरियत ना महसूस हो इसलिए मैंने आज की क्लास में 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। कल की क्लास में भी 5 नंबर वाले और क्वेश्चन बच्चे उनको सॉल्व कराएंगे, फिर 8 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।